अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। तो फिर क्या करोगे? जूलिया ने कहा। अब वहाँ के बारे में तमाम तफसीलात का इल्म हो गया है। एक रास्ता इस बेस कैंप से भी डार्क स्काई हेडक्वार्टर में जाता है, और चूंकि बाकी सारे रास्ते इन्होंने हमारे खौफ से सील्ड कर दी हैं, इसलिए अब डार्क स्काई के एजेंट इस बेस कैंप के रास्ते से हेडक्वार्टर आते जाते हैं। डीएस हेडक्वार्टर में असला भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, इसलिए अब एक ही सूरत है कि वहाँ तनवीर एक्शन से काम लिया जाए, और कोई सूरत नहीं है। मैंने कहा, इस रीटा का क्या करोगे? इसके सारे साथी तो हलाक हो चुके हैं। जूलिया ने पूछा। वैसे मुझे हैरत है कि इतना तवील वक्त गुजर गया है लेकिन इसे दोबारा होश नहीं आया। इतनी कमज़ोर तो नहीं है ये। मैंने कहा तो जूलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। इसे मैंने बेहोश किया है, इसलिए यह खुद होश में नहीं आ सकती। जूलिया ने कहा। अरे क्यों, क्या किया है तुमने? मैंने चौंक कर कहा। मैंने इसकी नाक एक हाथ से बंद करके सर पर चोट लगाई थी। जूलिया ने कहा। ओह अच्छा, फिर तो वाकई ये खुद ब खुद होश में नहीं आ सकती। तुम सफदर सालेह और कैप्टन शकील को अंदर भेजो और खुद बाहर तनवीर के पास रुक जाओ। क्यों? जूलिया ने चौंक कर कहा। मैंने सफदर सालेह और कैप्टन शकील से मशवरा करना है कि नाक किस तरह बचाई जा सकती है। तनवीर से तो मशवरा हो ही नहीं सकता, वो तो एक जुमले में ही बात खत्म कर देगा कि सिरे से नाक ही उड़ा दी जाए। मैंने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारी तो नाक ही नहीं है, तुम इसे क्या बचाओगे? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं भी हंस दिया। जूलिया मुस्कुराती हुई उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद सफदर सालेह और कैप्टन शकील तीनों अंदर दाखिल हुए। क्या तफसीलात मालूम हुई हैं? सफदर ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। तो मैंने मुख्तसर तौर पर बता दिया। वो तीनों इस दौरान कुर्सियों पर बैठ चुके थे। फिर आपने क्या प्लान बनाया है? सफदर ने पूछा। इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तनवीर के बारे में तो तुम जानते हो कि इससे मशवरा क्या करना है। मैंने कहा तो तीनों बेख्तियार हंस दिए। इस कर्नल डरमन से हमें हेलीकॉप्टर क्रॉसिंग कार्ड तो मिल जाएगा और हम क्रॉसिंग करके अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम हेलीकॉप्टर से बाहर निकलेंगे वहां अलार्म बज उठेंगे। इसके बाद हमारा बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, जबकि हमने हेडक्वार्टर को खुलवाना है, वहां से फार्मूले की माइक्रोफिल्म हासिल करनी है, इसके बाद जिंदा सलामत बाहर भी आना है। अब बताओ ये सब कैसे होगा? मैंने कहा। क्या आपको यकीन है कि फार्मूले की माइक्रोफिल्म अब भी इस हेडक्वार्टर में है? कैप्टन शकील ने कहा। इसके अलावा दूसरी कोई जगह का भी तो मुझे इल्म नहीं हो रहा। हम इस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लें तो वहां से कर्नल मॉर्गन के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। दूसरी सूरत में इस हेडक्वार्टर में इस बात का रिकॉर्ड तो मौजूद होगा कि बीआर मिसाइल फार्मूला कहाँ भेजा गया है। मैंने कहा तो इन तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। मौजूदा हालात में तो ऐसा ही होना मुमकिन है। सालेह ने कहा। नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारा काम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपके जहन में कोई प्लान हो तो बताएं। मेरे जहन में तो कोई प्लान नहीं आ रहा। सफदर ने कहा। तुम क्या कहते हो कैप्टन? मैंने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। साहब, हम वहाँ जाते ही मेन चेकिंग टावर पर कब्जा करने के बाद वहाँ फायरिंग करके इस कदर अफरा तफरी फैला देंगे कि किसी को किसी का होश ही नहीं रहे। इस दौरान हम मिशन मुकम्मल कर सकते हैं। कैप्टन ने कहा। चलो शुक्र है तुमने कुछ सोचा तो है, लेकिन वहाँ तरबियत याफ्ता फौज है और हमारी तादाद महदूद है और हम जाहिर है कहीं छुप भी नहीं सकेंगे। फिर? मैंने कहा। फिर क्या किया जा सकता है? कैप्टन शकील ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसका एक ही हल है कि इस सुपर कंप्यूटर को पहले उड़ा दिया जाए, इसके बाद कार्रवाई की जाए। जहाँ तक हेडक्वार्टर का ताल्लुक है, इसे खुलवाया नहीं जा सकता, लेकिन मिसाइलों से गेट तोड़ा जा सकता है। लेकिन असल मसला वापसी का है। मैंने कहा। साहब, वो माइक्रोफिल्म वहाँ बाहर नुमाइश के लिए तो नहीं रखी होगी। लामोहल्ला इसे किसी रिकॉर्ड रूम या किसी हार्ड रूम के सेफ में रखा गया होगा। इसे वहाँ से निकालना या निकालने में काफ़ी वक्त लगेगा। इस दौरान कुछ भी हो सकता है। सफदर ने कहा। तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब क्या किया जाए? इसलिए तो तनवीर कहता है कि ज़्यादा सोचने से मामलात संवरने के बजाय बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा। तो फिर? सफदर ने पूछा। मैंने तुम्हें हेडक्वार्टर के बारे में जो तफसील बताई है, इसमें यह पॉइंट ख़ास तौर पर बताया है कि इसका बेस कैंप के अंदर महल वकू क्या है। इस महल वकू से मालूम होता है कि इसकी एक साइड बेस कैंप के मशरकी हिस्से से मिल जाती है और हेलीकॉप्टर वहां आसानी से जा सकता है। इसे चेक किया जाए तो मैं कर्नल डरमन की आवाज़ में चेकिंग का बहाना कर दूंगा और बाहर से अंदर पहुंचा जा सकता है। मैंने कहा। लेकिन कैसे? क्या कुछ सुरंग लगाएंगे? लेकिन इसके लिए मखसूस मशीनरी की ज़रूरत है, और अगर मिसाइल या बम फायर हुए तो फिर सबको इल्म हो जाएगा। सफदर ने कहा। ये रीटा किस काम आएगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर सालेह और कैप्टन शकील बेख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब? सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हेडक्वार्टर का खुफिया रास्ता इस तरफ है और हेडक्वार्टर का चीफ कर्नल रोडस है, और जाहिर है वो रीटा जोलिन को अच्छी तरह से जानता होगा। मैंने कहा। लेकिन इसका फ़ोन नंबर या ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी का कैसे इल्म होगा? वहाँ ट्रांसमीटर नहीं है, सिर्फ फ़ोन है और हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर कर्नल डरमन ने बताया है। मैंने कहा।
लेकिन आप बाहर से फ़ोन कैसे करेंगे? कैप्टन ने पूछा। यहाँ वायरलेस फ़ोन मौजूद है, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है और तुम्हें तो मालूम है कि मिलिट्री में वायरलेस फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि तवील फासले को इसकी मदद से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर की तरह से कवर किया जा सके, मैंने कहा। लेकिन बात किससे करेंगे? सफदर ने पूछा। ये असल मसला है। बाहर बेस कैंप में जो सुपर कंप्यूटर है इसमें वॉइस चेकिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि इसे जनरल इस्तेमाल के लिए रखा गया है, लेकिन हेडक्वार्टर में जो कंप्यूटर है इसमें वॉइस चेकिंग सिस्टम मौजूद है और कर्नल डरमन ने जाहिर है रीटा जोलिन की आवाज़ सुपर कंप्यूटर में फीड करवाई होगी ताकि इसका राब्ता बेस कैंप से रह सके। इसलिए अगर मैंने हेडक्वार्टर में बात की तो फ़ौरन चेक हो जाएगी और अगर रीटा जोलिन ने खुद की तो चेकिंग नहीं हो सकेगी, मैंने कहा। लेकिन आप रीटा जोलिन को कैसे आमादा करेंगे? सफदर ने कहा। मैं रीटा के बारे में जानता हूँ। वैसे तो ये बेहद दिलेर और बेहतरीन सलाहियतों की मालिक है, लेकिन इसमें एक खामी भी मौजूद है। कौन सी खामी? इन्होंने पूछा। ये बेचारी मौत से इतना डरती है कि इतना शायद और कोई नहीं डरता होगा, मैंने कहा। तो फिर आपका क्या प्रोग्राम है? सफदर ने पूछा। इस रीटा को खोल दो और इसे ले जाकर हेलीकॉप्टर में बिठाओ। मैं इस मेजर फ्रांसिसो का खात्मा कर देता हूँ। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर में बैठकर बेस कैंप रवाना हो जाएंगे। फिर जो होगा अल्लाह मालिक है, मैंने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील इस बात में सर हिला दिए। इससे पहले कि वो उठते अचानक सफदर चौंक पड़ा। क्या हुआ? मैंने भी इसे चौंक कर देखते हुए पूछा। बेस कैंप पर अटैक करने और डीएस हेडक्वार्टर दाखिल होने से पहले हम एक और काम भी तो कर सकते हैं, सफदर ने कहा। कौन सा काम? मैंने पूछा। आपने कहा था कि जब तक कर्नल मॉर्गन का इल्म नहीं होगा इस वक्त तक ये पता चलना मुश्किल है कि माइक्रोफिल्म कहाँ है। इसके अलावा आपने बताया था कि कर्नल मॉर्गन की जगह अब कर्नल रोडस ने हेडक्वार्टर का चार्ज संभाल लिया है और कर्नल मॉर्गन गायब हो गया है। वो जहाँ भी हुआ इसके बारे में कोई और जानता हो या न जानता हो, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो इसके बारे में ज़रूर जानता होगा, सफदर ने कहा। ओह, तुम शायद चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हो, मैंने चौंक कर कहा। हाँ, मेरे ख्याल में बेस कैंप या डार्क स्काई हेडक्वार्टर में जाने से पहले हमें एक बार इससे भी बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम डायरेक्ट कर्नल मॉर्गन तक पहुंच जाएं और हमारा मसला हल हो जाए, सफदर ने कहा। गुड, तुमने अच्छा आइडिया दिया है, मैंने कहा। तो सफदर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन चीफ सेक्रेटरी तो नाराक में होगा, क्या इसके लिए हमें फिर से नाराक जाना पड़ेगा? सालिया ने कहा। नहीं, मैंने मालूमात हासिल की थी। चीफ सेक्रेटरी जैकब यहाँ टोरंटो में ही मौजूद है। मैंने इसकी रिहाइशगाह के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली है। मेरा इरादा था कि पहले हम डीएस हेडक्वार्टर जाते और अगर वहाँ से हमें कुछ ना मिलता तो फिर हम इस चीफ सेक्रेटरी पर हाथ डालते। लेकिन अगर सफदर का पहले चीफ सेक्रेटरी के पास जाने का इरादा बन रहा है तो फिर ऐसा ही सही, मैंने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओ नहीं, अगर आपका ऐसा इरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पहले हेडक्वार्टर ही जाएंगे, सफदर ने कहा। नहीं, हमारा मकसद फार्मूला हासिल करने का है और मेरे जहन के मुताबिक इसका पता चीफ सेक्रेटरी भी बता सकता है और कुछ नहीं तो इसे ये ज़रूर मालूम होगा कि कर्नल मॉर्गन कहाँ है। इसलिए हम पहले चीफ सेक्रेटरी वाले ऑप्शन पर ही काम करेंगे। अगर इससे कुछ ना मिला तो फिर हम इसी प्लानिंग पर अमल करेंगे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। मेरे कहने पर सालिया बाकी साथियों को बुला लाई। फिर मैंने इन्हें चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचने के बारे में तफसीलात बताई। थोड़ी देर में हम सब एक बड़ी जीप में टॉप रैंक कॉलोनी की जानिब उड़े जा रहे थे। हम सब अगबी रास्ते से कॉलोनी में दाखिल हुए थे, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी की कोठी पर पहुंचे तो वहां हमें कोठी की साख्त और अंदर जलती हुई लाइटों से अंदाजा हो गया कि कोठी के अंदर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। इसलिए मैंने अकेले अंदर जाने और चीफ सेक्रेटरी का इंतजार करने का फैसला किया, वरना वहाँ लाजमी खासी कत्लो गारत करनी पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहता था। चुनांचे मैंने अपने साथियों को वापस कॉलोनी की अगबी तरफ भेज दिया और खुद मैं अगबी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। मुझे अगबी तरफ एक बेडरूम की खिड़की खुली नजर आई। मैं सामने की तरफ जाने के बजाय इस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। अलबत्ता मैंने खिड़की को अंदर से बंद कर दिया था। बेडरूम का अंदाज बता रहा था कि चीफ सेक्रेटरी का ज़ाती बेडरूम है, इसलिए मुझे यकीन था कि मुलाजिम इसमें दाखिल ना होंगे। चुनांचे मैं वहाँ इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर मुझे राहदारी में कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं तेज़ी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर चला गया। अलबत्ता मैंने दरवाज़ा पूरी तरह बंद ना किया था। इसके साथ ही बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सर, आप मेरी आवाज़ सुने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ अंदाज में बोल रहा था। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, दूसरी आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद दरवाज़ा बंद हुआ और फिर कदमों की आवाज़ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गया कि आने वाला चीफ सेक्रेटरी है और मुझे मालूम था कि बाहर लोग मौजूद हैं, इसलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी की गर्दन को मखसूस अंदाज में झटका देकर इसे बेहोश किया, इसे कालीन पर डाल दिया। इसके बाद मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर मैंने वापस आकर इस आदमी की गर्दन को एक बार फिर मखसूस अंदाज में झटका देकर सीधा किया और फिर इसके होश में आते ही इसकी गर्दन पर पैर रखकर इसे मोड़ दिया। इस बार यह आदमी तीर की तरह सीधा हो गया। ये वाकई चीफ सेक्रेटरी था। फिर इसने बता दिया कि पाकिस्तान से BR फार्मूला जिस माइक्रोफिल्म में लाया गया था
वो मास्टर फिल्म थी जिस पर डॉक्टर मोहसिन शिराजी ने लॉक लगा रखा था। चूँकि हमारे पास मास्टर माइक्रो फिल्म का कोड मौजूद न था, इसलिए इन्होंने इस मास्टर माइक्रो फिल्म का कोड खुलवाने के लिए IT डिपार्टमेंट के एक माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खिदमत हासिल की थी। चीफ सेक्रेटरी के कहने के मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले कर्नल मॉर्गन वो फार्मूला लेकर अपने हेडक्वार्टर पहुंचा है और इसका इरादा है कि वो पहले इस फिल्म का प्रिंट निकालेगा। इसके बाद ये फिल्म हार्ड लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड के हवाले कर दी जाएगी। ये सुनकर मुझे बेहद तकवीत मिली थी कि डॉक्टर मोहसिन शिराजी ने मुल्क से गद्दारी करते हुए VR मिसाइल का फार्मूला एक इमरजेंसी डॉग स्काई को फ़रोख्त तो कर दिया था, लेकिन इसने यहाँ अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए फार्मूले की कॉपी एक मास्टर माइक्रो फिल्म में बनाई थी जिस पर बाकायदा कोड लगाया जा सकता है, और अगर माइक्रो फिल्म पर कोड लगा दिया जाए तो इसे बगैर कोड के नहीं खोला जा सकता। डॉक्टर मोहसिन शिराजी ने माइक्रो फिल्म तो इन्हें दे दी थी, लेकिन शायद वो इन्हें कोड बताना भूल गया था। फिर इसने इनसे मजीद दौलत के हसूल के लिए जानबूझकर कोड नहीं बताया होगा। बहरहाल जो भी था, मास्टर माइक्रो फिल्म होने की वजह से अब तक इस फार्मूले को ना ओपन किया गया था और ना ही इसकी कोई कॉपी बनाई गई थी, लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने माइक्रो फिल्म का कोड ओपन कर दिया था और माइक्रो फिल्म कर्नल मॉर्गन के हवाले कर दी थी, जो इसे लेकर वापस DS हेडक्वार्टर पहुंच चुका था और वहां इस फिल्म का प्रिंट बनाकर इसकी मजीद कॉपियां बनाना चाहता था। सारी तफसीलात मालूम होने पर मैंने चीफ सेक्रेटरी के सर पर मुक्का मारकर ज़रब लगाई और उसे बेहोश कर दिया। फिर मैं खिड़की खोलकर बाहर आया तो मैंने वहां एक आदमी को कुर्सी पर बैठे हुए देखा। वो आदमी इस तरह इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था जैसे इसे किसी के यहाँ पहुँचने का यकीन ना हो। मैंने खिड़की खोलते ही इसे देख लिया था, इसलिए मैं इस अंदाज में इस आदमी तक पहुँचा कि इसे आखिरी लम्हे तक एहसास ही ना हो सका। मैं इसके जिस्म और अंदाज को देखकर ही समझ गया था कि यह आदमी तरबियत याफ्ता कमांडो है, इसलिए मैंने इसके साथ भी वही कार्रवाई की जो मैंने चीफ सेक्रेटरी के साथ की थी। इसकी शेयर पर पैर रख कर मैंने इसे मालूमात हासिल कर ली। इस तरह आदमी चूँकि ऊंची आवाज़ निकालने से कासिर रहता है, इसलिए मैंने ये तरीका ख्याल इख्तियार किया था। इस आदमी से मुझे मालूम हुआ कि DS एजेंसी का ही आदमी है जिसे वहाँ चीफ सेक्रेटरी की हिफाजत के लिए भेजा गया था। वो पहले एक और आदमी के साथ सामने की तरफ मौजूद था। इससे मालूमात हासिल करने के बाद मैंने इसकी शेरक कुचल कर इसे हलाक कर दिया। फिर इत्मीनान से मैं दीवार फलांग कर बाहर आ गया। मेरे साथ ही मेरे इंतज़ार में बाहर मौजूद थे। मैं इन्हें साथ लेकर सीधा वापस मेजर फ्रांसो के हेडक्वार्टर में आ गया था। रास्ते में मैंने कोठी के अंदर होने वाली तमाम कार्रवाई के बारे में अपने साथियों को मुख्तसर तौर पर बता दिया था। ओह, तो अब ये कन्फर्म हो गया है कि माइक्रोफिल्म DS हेडक्वार्टर में है, और ये हमारे लिए वाकई खुशी की बात है कि अभी तक इस माइक्रोफिल्म से फार्मूले का प्रिंट नहीं बनाया गया है, जूलियन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इस मास्टर माइक्रोफिल्म की वजह से हमारे मास्टर मिशन का स्कोप बन गया है, इसलिए हमें फौरी तौर पर इस हेडक्वार्टर पर रेड करना चाहिए ताकि जब तक ये लोग संभले हम अपना मिशन मुकम्मल कर सकें। तुमने वापस आने में जल्दबाजी से काम लिया है, तुम्हें वहाँ मौजूद तमाम अफराद का खात्मा कर देना चाहिए था, जूलियन ने कहा। मैं तो हर काम में जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुसलसल देर होती चली जाती है, मैंने मुँह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, जूलियन ने चौंक कर पूछा। मतलब सफदर से पूछो, अब तक खुतबा निकाह ही याद नहीं कर सका, मैंने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। साहब, आपकी वापसी का यहाँ मतलब ही है कि आप हेडक्वार्टर पर अब रेड नहीं करना चाहते। इससे पहले कि जूलिया मेरी बात का जवाब देती, कैप्टन शकील बोल पड़ा। क्यों, ये नतीजा तुमने कैसे निकाल लिया, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इसलिए कि सफदर की बात दुरुस्त है, अगर वहाँ रेड करना हो तो फौरी होना चाहिए, लेकिन जाहिर है आप हम सबसे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच सकते हैं। आपकी यहाँ वापसी तो यही जाहिर होता है कि आपने वहाँ रेड करने का इरादा बदल दिया है, कैप्टन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। क्या वाकई यही बात है, जूलिया ने मुझसे पूछा। हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि बाद में इरादा बदल जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। साहब, बगैर रेड के वहाँ से फार्मूला कैसे मिल सकता है, सफदर ने पूछा। जो कुछ मुझे इस चीफ सेक्रेटरी से मालूम हुआ है, इसके मुताबिक हम अंधाधुन इक़दामात करके वहाँ से फार्मूला नहीं निकाल सकते। कर्नल रोडस ने भी यकीनन वहाँ अपने आदमी तैनात किए हुए होंगे। ये एजेंसी खासी तेज़ है और कर्नल रोडस को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ज़हीन भी है और तेज़ रफ्तारी से काम करने का भी आदी है। हो सकता है वो अपने आदमी को कोठी पर छोड़कर खुद हेडक्वार्टर चला गया हो, इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, मैंने एक बार संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारी यही सोचने समझने वाली बात, आपकी यही सोचने समझने वाली आदत ने सारा काम बिगाड़ रखा है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं जूलिया का बाजू पकड़ूं और इसे भगा कर ले जाऊं, सोचूं समझूं ही नहीं, मैंने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुमसे ये भी नहीं हो सकेगा, बहरहाल तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें वहाँ सोच समझकर कदम उठाना होगा, जूलिया ने कहा। अब बताओ क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, जूलिया ने पूछा। बस चट मंगनी और पट से ब्याह। क्यों तनवीर, मैं भला कहाँ आसानी से बाद आने वाला था। सीधी तरह बताओ, जूलिया ने झुला कर कहा।
अब हमारा हेडक्वार्टर जाना ही मुनासिब होगा। कर्नल मॉर्गन भी वहीं मौजूद है और उसके पास माइक्रोफिल्म भी मौजूद है जिसका वो प्रिंट बनाने के साथ साथ कॉपी भी बनाना चाहता है और इस काम में काफ़ी वक्त लगता है। इससे पहले कि वो माइक्रोफिल्म से फार्मूले का प्रिंट बनाए और इसकी कॉपी करे, हम इसके सर पर पहुंच जाएंगे और फिर वही होगा जो हम सब बल्कि तनवीर चाहता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो सब ने राजी हो गए। आधी रात का वक्त था। कैप्टन डेविस अभी तक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि ऑफिस का दरवाजा एक धमाके से खुला तो कैप्टन डेविस चौंक पड़ा। कमरे में एक नौजवान दाखिल हुआ था। सर हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर से बेस कैंप की तरफ गया है। बेस कैंप का हेलीकॉप्टर है, कमरे में दाखिल होने वाले नौजवान ने तेज लहजे में कहा। बेस कैंप का हेलीकॉप्टर और हेडक्वार्टर से गया है? क्या मतलब? ये सब रात के वक्त में कैसे मालूम हुआ है? कैप्टन डेविस ने यकलक उठकर खड़े होते हुए कहा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। सर, मैं ऊपर छत पर था। मैंने दूर से हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद होते देखा था। वो मिलिट्री हेडक्वार्टर से ही उड़ रहा था और फिर वो घूमकर वापस बेस कैंप की तरफ चला गया, इसलिए मैं आपको इत्तला देने आया हूँ, आने वाले ने कहा। हो सकता है कि मेजर फ्रांसिस साहब ने कर्नल डरमन साहब को किसी मशवरे के लिए बुलाया हो। कैप्टन डेविस ने इस बार कदरे इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, क्योंकि बेस कैंप की तरफ हेलीकॉप्टर के जाने का सुनकर इसे इत्मीनान हो गया था कि इसमें गलत लोग नहीं हो सकते। सर, आप कर्नल साहब की आदत जानते हैं कि वो रात को किसी की डिस्टर्ब करने को भी पसंद नहीं करते। मैं तो इनके साथ बतौर गार्ड 5 साल रहा हूँ और फिर अगर इन्होंने ऐसा करना होता तो वो लाजमन आपको भी कॉल करते, आने वाले नौजवान ने कहा। हो ना हो, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर अभी गया है तो लाजमन मेजर फ्रांसिस साहब जाग रहे होंगे, कैप्टन डेविस ने कहा और जूते पहनकर वो बेडरूम से बाहर आ गया। मुलिका कमरे को इसने ऑफिस बनाया हुआ था और फोन वहां मौजूद था। इसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। ये कैसे हो सकता है कि कॉल अटेंड ही ना हो? तुम ऐसा करो कि जीप ले जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम कराओ, कैप्टन डेविस ने रिसीवर रखते हुए इस नौजवान से कहा। अब इसके चेहरे पर भी कदर तशवीश के तासुरात नुमाया थे। यस सर, इस नौजवान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता वापस कमरे के बाहर चला गया। अब इसे इसकी वापसी तक जागना था और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इसे बाहर से जीप की तेज आवाज़ सुनाई दी। सर, वहाँ कत्लेआम हो चुका है सर। मेजर फ्रांसिस साहब की भी लाश पड़ी हुई है। वहाँ के तमाम आदमी भी हलाक हो चुके हैं। इस नौजवान ने दौड़कर अंदर दाखिल होते हुए इंतहाई मुतवश्शिश लहजे में कहा तो कैप्टन डेविस बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? कैप्टन डेविस ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। सर, मेजर फ्रांसिस और बेस कैंप के इंचार्ज कर्नल डरमन साहब की लाशें कुर्सियों से बंधी हुई पड़ी हैं। बाकी अफराद की लाशें एक अलग कमरे में पड़ी हैं, इस नौजवान ने कहा। ओह, वेरी बैड, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंट वहां पहुंच गए हैं, कैप्टन डेविस ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्काई की सेकंड चीफ रीटा जोलिन को यह अहम इत्तला देना चाहता था क्योंकि इस मामले में वो बराह रास्त मुलव्विस थी और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी इन्हें वादे अहकाम थे कि डॉग स्काई की भरपूर अंदाज में मुआवनत की जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर घंटी बजती रही और किसी ने रिसीवर ना उठाया। कैप्टन डेविस ने रिसीवर केडल पर पटक दिया। वो सब सो रहे होंगे, उठाओ सबको, जीपें निकालो, जल्दी करो, असला भी ले लो और मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचो। मैं रीटा जोलिन को इतला देकर वहां पहुंच रहा हूं, कैप्टन डेविस ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी जीप तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए इस इमारत की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जहाँ रीटा और इसके साथी रिहाइश पजीर थे। फाटक बंद था। इसने जीप फाटक के बाहर रोकी और उछलकर नीचे उतरा। दूसरे लम्हे ठिठक कर रुक गया क्योंकि छोटा फाटक थोड़ा सा खुला हुआ था। इसने फाटक खोला और वो दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसकी छठी हिस्स मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही थी। फिर एक कमरे में पहुंचकर वो बेख्तियार ठिठक कर रह गया। वहां 7 अफराद की लाशें पड़ी हुई थी और इन सब की गर्दनें तोड़कर हलाक किया गया था। कमरे का बल्ब चूंकि जल रहा था इसलिए लाशें इसकी नज़रों के सामने थीं। वेरी बैड, रियली वेरी बैड, कैप्टन डेविस ने कहा। वो तेजी से मुड़ा और फिर दूसरे कमरों में गया, लेकिन रीटा इसे कहीं नजर ना आई, ना ही कहीं इसकी लाश मिली। तो वो वापस दौड़ता हुआ इमारत से बाहर आया। चंद लम्हों बाद इसकी जीप आंधी और तूफान की तरह दौड़ती हुई मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसके साथ ही पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कैप्टन डेविस ने खुद सारी सूरत हाल देखी तो वो फौरन पहचान गया कि दूसरी लाश कर्नल डरमन की है।